नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखिए, आज हम लोग ने इसमें पढ़ना है संघ और इसके क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 1 से 4 तक, ठीक है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक, ठीक है। तो इसमें किसकी चर्चा की गई है? इसमें चर्चा की गई है संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। ठीक है, संघ और उसके क्षेत्र की। देखिए, सबसे पहले तो एक टर्म डिफाइन करते हैं। भारतीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, भारतीय क्षेत्र। देखिए, ये जो शब्द है ना, इनके बहुत गहरे अर्थ होते हैं। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि भारतीय क्षेत्र होता क्या। अगर मैं बोलूँ भारतीय क्षेत्र, तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ ठीक है, भारत की जो बॉर्डर है वो, या फिर उससे भी कुछ व्यापक है। ठीक, तो देखिए, भारतीय क्षेत्र को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। पहला होता है राज्यों का क्षेत्र। ठीक, पहला क्या होता है? राज्यों का क्षेत्र। इसको अभी एक एक करके समझते हैं। ठीक है, राज्यों का क्षेत्र। दूसरा होता है संघ क्षेत्र। ठीक है, संघ क्षेत्र। भारतीय क्षेत्र का को मैं किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, उस चीज़ को समझना एक बार। ठीक है, भारतीय क्षेत्र, राज्यों का क्षेत्र, संघ क्षेत्र। और तीसरा मैं इसको बोलूँगा ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत किसी भी समय, ठीक है, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय, किसी भी समय, ठीक है, जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। किसी भी समय भारत सरकार द्वारा, ठीक है, अधिग्रहित किया जा सकता है। अधिग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। देखिए, आप लोगों का काम क्या है? आपने इस वीडियो को सिर्फ सुनना है। इसका जो नोट्स हैं वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो देखिए, आप लोग सिर्फ इसको सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि ये है क्या चीज़। देखिए, संघ और राज्य क्षेत्र हमने पढ़ना है। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र का डिस्कशन किया गया है। ठीक है, उल्लेख किया गया है किसमें? भारतीय संविधान में। तो उसको समझने से पहले भारतीय क्षेत्र को समझना जरूरी है कि भारतीय क्षेत्र क्या है। तो देखो, भारतीय क्षेत्र में मैंने 3 चीज़ों को शामिल किया है। ठीक है, मैंने क्या, जो संविधान बनाने वाले हैं उन लोगों ने 3 चीज़ों को शामिल किया है। देखो, एक तो हो गया राज्य का क्षेत्र, और दूसरा हो गया क्या, संघ क्षेत्र, और तीसरा क्या हो गया, जिन्हें किसी भी समय, ठीक है, अधिग्रहित किया जा सकता है। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, आप लोगों को पता है जैसे भारत है, तो भारत में बहुत सारे राज्य हैं। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सब क्या है? भारत के राज्य हैं। और साथ साथ ही क्या है? कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, केंद्र शासित क्या है? प्रदेश है। इनसे मिलके क्या होता है? हमारे देश का निर्माण होता है, हमारा देश भारत बनता है। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलके क्या बनेगा? भारत बनेगा। अब देखिए, राज्य ठीक हो गया, राज्यों का क्षेत्र, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश ठीक हो गया, संघ क्षेत्र। ठीक, अब अगर मैं भारतीय क्षेत्र बोलूं, तो भारतीय क्षेत्र का मतलब क्या होगा ना? देखिए, भारत के जो राज्य हैं वो तो होंगे ही होंगे, केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे ही होंगे, साथ साथ ही ये ऐसे क्षेत्र जिनको भारत सरकार किसी भी समय अधिग्रहित कर सकती है। ठीक है, मीन्स जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि देखिए, मान लीजिए कोई दूसरा देश है, दूसरे देश का कोई हिस्सा अगर क्या होता है, भारत सरकार अधिग्रहित कर लेती है, ले लेती है। ठीक है, हो सकता है कोई युद्ध हो, युद्ध में जीत ले। ठीक है, हो सकता है कि कोई देश इंडिया को गिफ्ट में दे दे। ठीक है, ये भी हो सकता है कि गिफ्ट मिल सकते हैं। ठीक हो गया। और ये भी हो सकता है कि जैसे किराए पे ले ले।
ठीक है, भारत सरकार इसको किराए पे ले ले। तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार अधिग्रहित कर सकती है, ठीक है, उनको भी किस में शामिल किया जाता है, भारतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो याद रखना भारतीय क्षेत्र, ठीक है, जो भारतीय क्षेत्र होगा, भारतीय क्षेत्र हमेशा, भारतीय क्षेत्र का जो अर्थ है वो हमेशा क्या होगा, हमारी भौगोलिक सीमा के अंदर जो क्षेत्र आता है उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए हमारी जो भौगोलिक सीमा है उसके अंदर क्या आएंगे, राज्य आएंगे, और क्या आएंगे उसके अंदर, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। लेकिन भारतीय क्षेत्र की बात की जाए तो उसके अंदर क्या आ सकता है, ऐसे क्षेत्र जिनको भारत कभी भी क्या कर सकता है, अधिग्रहित कर सकता है। तो अधिग्रहित करेगा तो सीधी सी बात है ये भारत के बाहर ही होगा, यानी कि भारतीय क्षेत्र के अंदर विदेशी क्षेत्र भी आ जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर किसको शामिल किया जा सकता है, विदेशी क्षेत्र भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक हो गया, भारतीय क्षेत्र के अंदर। तो ये चीज़ बनती है। तो देखो अनुच्छेद 1 से 4 तक किसका जिक्र किया गया है, संघ और उसके क्षेत्र का जिक्र किया गया है, ठीक। तो इसमें क्या है कि देखिए अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 1, ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 1 में बोला गया है इंडिया यानी कि भारत, ठीक है, इंडिया यानी भारत, ठीक है, इंडिया यानी भारत क्या होगा, ठीक है, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। देखिए संविधान में किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, राज्यों के संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो देखिए जब राज्यों के संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब हुआ कि जो भारत है ना, भारत क्या है कि अलग अलग राज्यों से मिलके बना है, ठीक है। जितने भी राज्य भारत में है सारे राज्यों से मिलके क्या बनता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलके क्या बनता है, भारत बनता है। तो यहाँ पे देखो राज्यों का संघ का मतलब है कि देखो जो राज्य है ना वो अपनी मर्जी से कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते, ठीक है, राज्य अपनी मर्जी से कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते, ठीक। ये चीज़ आप लोगों ने दिमाग में रखनी है। तो अनुच्छेद 1 क्या बोलता है कि इंडिया जो है, इंडिया यानी कि भारत जो है वो राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। अब देखिए यहाँ पे को इंडिया और भारत दो नामों की चर्चा की गई है। तो हुआ क्या था कि जब संविधान का निर्माण हुआ था उसके बाद एक बहस छिड़ गई थी कि हम इसको क्या बोलेंगे, इंडिया बोलेंगे या फिर भारत। तो यहाँ दो हिस्से हो जाते हैं लोगों के, तो कुछ बोलते हैं कि इसको इंडिया रहने दो और कुछ लोग बोलते हैं नहीं इंडिया को चेंज करके भारत करो, ठीक है। तो तब क्या किया जाता है कि संविधान में इन दोनों शब्दों को स्वीकार किया जाता है। तो एक चीज़ ध्यान देना कि संविधान दोनों शब्दों को स्वीकार करता है, ठीक है। संविधान एक्सेप्ट करता है कि आप उसको इंडिया भी बोल सकते हो और आप उसको भारत भी बोल सकते हो, ठीक। तो देखिए जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, तो BR अम्बेडकर जी, तो देखिए इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो राज्यों का संघ है, ठीक है, राज्यों का संघ, ये जो शब्द है इस शब्द से ज़्यादा महत्व किसको दिया जाना चाहिए, ठीक है, संघीय राज्य शब्द को महत्व दिया जाना चाहिए, संघीय राज्य, ठीक है, सॉरी, संघीय राज्य से अधिक महत्व राज्यों का संघ, ठीक है, इस शब्द को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि देखिए जैसे अमेरिका में होता है ना, संघीय राज्य है, संघीय राज्य को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे को भारत में राज्यों का संघ इस शब्द को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो भारत का संविधान होगा वो सारे राज्यों पे लागू होगा, एक चीज़, ठीक है, राज्य को अलग से अपना संविधान बनाने की इजाज़त नहीं है। दूसरी चीज़, राज्य क्या है कि अपनी मर्जी से भारत से अलग नहीं हो सकता, ठीक है, अपनी मर्जी से क्या होगा, भारत से अलग नहीं होगा। तो इसलिए राज्यों का संघ ये जो शब्द है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए किससे, संघीय राज्य से, ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। देखिए ये तो अनुच्छेद 1 हो गया, ठीक। अब क्या है ना कि जैसे भारत क्या है, एक संप्रभु राज्य है, ठीक है,
भारत क्या है, एक संप्रभु राज्य है। मीन्स कि वो जो भी डिसीजन लेगा खुद से ले सकता है, ठीक है, उसके ऊपर कोई दूसरा कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अगर देखिए भारत एक संप्रभु राज्य है, तो संप्रभु राज्य होने के नाते भारत क्या कर सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत क्या कर सकता है कि किसी दूसरे क्षेत्र का क्या कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है, ठीक है, कोई दूसरा क्षेत्र ले सकता है। सपोज करो कि आप क्या होता है, मान लीजिए कहीं पे कोई युद्ध हो जाता है, ठीक है। अब युद्ध में मान लो भारत जीत जाता है और जो भी ठीक है कंपनसेशन है उसके तौर पे भारत कोई एरिया मांगता है। तो इस तरीके से क्या है कि भारत क्या कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है, बस वो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनके विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कहीं पे को किराए में कोई ठीक है कोई क्षेत्र ले सकता है, या फिर कोई हो सकता है कि इंडिया को गिफ्ट कर दे। तो इस तरीके से क्या है भारत क्या कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 2, ठीक है, अनुच्छेद 2। देखिए अनुच्छेद 2 जो है, अनुच्छेद 2 क्या बोलता है कि जो हमारी संसद है, ठीक है, हमारी जो संसद है वो क्या कर सकती है, देखो नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकती है। संसद क्या कर सकती है, नए राज्यों को, ठीक है, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकती है, ठीक है, किसमें, भारत के संघ में, ठीक है, संघ में शामिल कर सकती है। संसद क्या कर सकती है, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकती है, ठीक है। और नए राज्यों का, ठीक है, नए राज्यों का गठन भी कर सकती है। अब यहां पे कोई एक चीज ध्यान देने योग्य है कि जो नए राज्य की बात की जा रही है ना, वो कौन से राज्य हैं, ठीक है। नए राज्य का मतलब होता है वो जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। संसद क्या कर सकती है, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकती है। अब जो ये नए राज्य की मैं बात कर रहा हूँ वो कौन से राज्य हैं जो भारत के संघ, जो अभी अस्तित्व में नहीं है, मीन्स कि अभी वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा राज्य कब एग्जिस्ट करेगा, हो सकता है कहीं पे को कोई वॉर हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए कहीं पे को कोई वॉर हो जाती है और वॉर में ठीक है कहीं पे को कोई अशांति फैल जाती है, इस टाइप का कुछ हो जाता है, तो वो इंडिया से अगर बोलते हैं कि आप अपना कानून चलाओ, तो भारत यहाँ पे को क्या कर सकता है, नए राज्य का गठन कर सकता है। मीन्स कि भारत इंडिपेंडेंट है, ठीक। तो इनमें किन नए राज्यों की बात की गई है, जिनका अस्तित्व, जो अभी अस्तित्व में नहीं है, अर्थात भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, ठीक है, भारतीय संघ का हिस्सा, ठीक है, भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, ठीक। तो ये होता है अनुच्छेद 2। उसके बाद आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद, ठीक है, 3। देखिए अनुच्छेद 3 क्या बोलता है, अनुच्छेद 3 क्या करता है कि ये भारतीय संघ के, ठीक है, नए राज्य या फिर वर्तमान राज्यों में परिवर्तन की शक्ति देता है, किसको, संसद को, ठीक है। अनुच्छेद 3 संसद को किसकी शक्ति देता है, भारतीय संघ, भारतीय संघ, ठीक है, संघ के नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण, ठीक है, या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, राज्यों में परिवर्तन, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, भारतीय संघ के नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य में परिवर्तन, ठीक है।
देखो, वो राज्य जो पहले से भारत में है, ठीक है, ऑलरेडी वो क्या है, भारत में है, उनके, ठीक है, उनकी जो बॉर्डर्स हैं उनमें मान लो कोई चेंज करना है, जैसे कुछ टाइम पहले जो जम्मू कश्मीर था उसके लिए किया गया था, ठीक। तो जो ऑलरेडी भारत में जो राज्य पहले से है, ठीक है, उन्हीं में से अगर कोई अलग राज्य का निर्माण करना होता है, जैसे यूपी से किसका गठन किया गया था, उत्तराखंड का गठन किया गया था, ठीक है, यूपी से अलग करके क्या बनाया गया था, नया राज्य बनाया गया था ना, उत्तराखंड। तो इसी तरीके से क्या है कि जो ऑलरेडी पहले से भारत में है उन्हीं से कोई नए राज्य का निर्माण करना है या फिर सीमाओं में परिवर्तन करना है, ठीक है, सीमाओं में परिवर्तन करता है, तो उसके लिए जो शक्ति प्राप्त होती है संसद को, वो किससे प्राप्त होती है, अनुच्छेद 3 से प्राप्त होती है। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में क्या अंतर है? अनुच्छेद 2 किसकी बात करता है? उन क्षेत्रों की बात करता है, उन राज्यों की बात करता है जो भारत में नहीं है, ठीक है, नहीं है, जो भारत में नहीं है, उन क्षेत्रों को भारत में शामिल करने की शक्ति कौन देता है? अनुच्छेद 2 देता है, ठीक। और अनुच्छेद 3 क्या करता है? जो पहले से भारत में है, जो राज्य पहले से भारत में है, उन्हीं से कुछ नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद को देता है, ठीक। तो ये क्या था, डिफरेंस था किसके बीच में? आर्टिकल जो हम लोगों का 2 है और आर्टिकल जो 3 है उसके बीच में, ठीक। देखिए, जब कभी भी क्या करना होता है ना, परिवर्तन करना होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए नए राज्य का गठन करना है, ठीक है, या फिर जैसे मान लीजिए यूपी है, ठीक है, इसमें से कोई नए राज्य का गठन करना है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो अध्यादेश होगा ना, सीधी सी बात है, संसद में क्या रखा जाएगा? प्रस्ताव रखा जाएगा सबसे पहले। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी आके, ठीक है, अलग करके चल दे रहा है। पूरा संसद में क्या होगा? प्रस्ताव रखा जाएगा, अध्यादेश जारी किया जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो देखो होता क्या है, परिवर्तन करने से संबंधित जो अध्यादेश होता है, ठीक है, परिवर्तन से संबंधित जो अध्यादेश होता है वो पहले कहाँ जाता है? वो पहले जाता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास, ठीक है। तो जब राष्ट्रपति इसको मंजूरी देगा, मंजूरी देने के बाद इसको कहाँ रखा जाएगा? संसद में रखा जाएगा। देखिए, एक चीज यहां पे को नोटिस करने वाली है, अध्यादेश पहले कहाँ जा रहा है? राष्ट्रपति के पास जा रहा है। अब राष्ट्रपति जब मंजूरी दे रहा है कि मान लीजिए उत्तराखंड, यूपी से एक नया, ठीक है, राज्य और बनाना है, तो अब ये जो अध्यादेश है सबसे पहले कहाँ पे को जा रहा है? ये राष्ट्रपति के पास जा रहा है। तो राष्ट्रपति जब इसको मंजूरी दे रहा है तब वो संसद में जा रहा है ना। तो एक चीज नोटिस करिए कि संसद में जाने से पहले उसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है, तभी तो वो संसद में जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे को प्रोसेस ये रहती है कि अध्यादेश कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। फिर जब राष्ट्रपति मंजूरी देगा कहाँ जाएगा? संसद के पास जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति इस अध्यादेश को मंजूरी देने से पहले एक बार जिस राज्य में परिवर्तन किया जा रहा है उसकी राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल से पूछता जरूर है। बोलने का मतलब कि राज्य विधानमंडल क्या चाहता है, ठीक है, उसके लिए एक बार राज्य विधानमंडल से पूछा जाएगा कि हाँ भाई, हम तुम्हारा जो स्टेट है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरा स्टेट बना रहे हैं, तुम क्या बोलते हो? अब राज्य बोलेगा हाँ बना दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर राज्य मना करेगा कि नहीं, हम ये नहीं चाहते, ठीक है, तो उसके बाद राष्ट्रपति अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार कोई निर्णय लेगा। होगा ऐसा? मीन्स कि जो राष्ट्रपति है ना, वो बाध्य नहीं है किसकी बात मानने को? राज्य विधानमंडल की बात मानने को। ऐसा नहीं है कि राज्य ने बोला कि नहीं, हम नहीं चाहते ऐसा हो कि हमारे स्टेट के एक हिस्से को से अलग करके दूसरा स्टेट बना दो। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा राज्य की बात, ठीक है। राज्यपति अपनी विल पावर से, अपने, ठीक है, अपने विवेक से क्या करेगा? जो भी फैसला होगा अपने विवेक से लेगा। अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि हाँ इसको अलग करना चाहिए, तो वो क्या करेगा? संसद में भेज देगा। तो राज्य की बात मानने के लिए राष्ट्रपति पे कोई पाबंदी नहीं है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ही करेगा। वो बस एक क्या होता है, ठीक है,
कि सिचुएशन क्या है, कैसी है, उस चीज़ के लिए क्या होता है, राज्य विधानमंडल से परामर्श किया जाता है। अदरवाइज देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा जो संविधान है, वो दो चीज़ों में चलता है। एक तो क्या है, कागज़ों में कुछ अलग चीज़ें हैं, और एक क्या है, प्रैक्टिकली। अब देखिए, कागज़ों में पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, लेकिन प्रैक्टिकली पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है, तो कहीं पे को भी जो साइन होते हैं, जो सिग्नेचर होते हैं, मान लीजिए ठीक है, इंडिया ने क्या किया, मान लीजिए इंडिया ने, ठीक है, अमेरिका के साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया, तो उसमें साइन किसके होंगे, वो तो राष्ट्रपति के होंगे, लेकिन दौरे पे कौन जाएंगे, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या है, एक औपचारिक प्रधान है, सारा काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, मीन्स कि कागजों में जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है, और एक्चुअल जो पावर है वो किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। तो यहाँ पे कोई ये है कि जो अध्यादेश होगा वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसको संसद पे रखेगा, लेकिन संसद में रखने से पहले वो राज्य से एक बार पूछेगा जरूर कि तुम लोग क्या चाहते हो। ठीक है, बट अगर राज्य मना करे तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल की बात माननी है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करेगा। अगर राष्ट्रपति ने डिसाइड कर लिया है कि नहीं चेंज होगा और संसद में रखना ही रखना है, तो फिर राज्य विधानमंडल के मना करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है ना, संविधान में, ठीक है, संविधान में राज्यों के अस्तित्व की, ठीक है, राज्यों के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। बोलने का मतलब राज्य का अस्तित्व जो है वो किस पे निर्भर करता है, वो हमारी संसद पे निर्भर करता है। अगर संसद चाहे राज्य के अस्तित्व को ख़त्म करना और नया राज्य, उसके बदले नया राज्य बनाना, तो संसद कर सकती है। ठीक है, तो संविधान में राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। देखिए, यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला कथन, ठीक है, कि संविधान में राज्य के अस्तित्व को गारंटी दी गई है, बताओ सही है या गलत है करके। ठीक, तो ऐसे ही 2-3 स्टेटमेंट पूछ ले जाएंगे, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, इस तरीके से जो भी होगा। तो ये जो स्टेटमेंट होते हैं, इन लोगों को आपने एकदम दिमाग में रखना है कि हमारे संविधान में राज्य के अस्तित्व को कोई गारंटी नहीं दी गई है। ठीक है, क्यों, देखो कभी भी उसका अस्तित्व संसद क्या कर सकती है, बदल सकती है, तो इसलिए राज्य के अस्तित्व को कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जैसे अमेरिका में होता है, तो अमेरिका के संविधान में राज्यों के अस्तित्व को गारंटी दी गई है। मीन्स, ठीक है, ये केंद्र के पास पूरी पावर नहीं होती है वहाँ पे क्योंकि राज्य में कोई चेंजेस कर सके, वहाँ पे वो राज्य का अलग चलता है संविधान। ठीक, ये चीज़ है। अब लास्ट इसमें आता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4, ठीक है, तो अनुच्छेद 4 क्या बोलता है, देखिए अनुच्छेद 4 बोलता है कि जो अनुच्छेद 2 था और जो अनुच्छेद 3 था, इसके तहत किया गया जो परिवर्तन होगा, ठीक है, किया गया परिवर्तन किसके तहत, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया परिवर्तन। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, नहीं माना जाएगा, संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया जो परिवर्तन है वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक, ये होता है अनुच्छेद 4। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, ऑप्शन ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, ऑप्शन सी एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, या फिर संघीय राज्य। देखिए, ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही नहीं हो सकते हैं, इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि राज्य का संघ या फिर संघीय राज्य। ठीक, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या बोला था कि राज्य के संघ को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, संघीय राज्य के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे को आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए राज्यों का संघ। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। इसका जो कंप्लीट PDF है
वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार।